तो हेलो फ्रेंड्स, आ गए फिर से हमारे इस वीडियो पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा साइंस का, कक्षा 10 का साइंस। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे बायोलॉजी का हमारे चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे कि पुरुष प्रजनन तंत्र, ठीक है, पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में हम जानेंगे, स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, और 50 से प्लस एक शब्द के उत्तर, ठीक है, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, और 50 से प्लस हम आपके लिए लाए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको 10th में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपके लिए आराम होगा। ठीक है, बस हमारे इस वीडियो के साथ बने रहे और अगली कक्षा की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आता है बात कि यहाँ पूछा है कि लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, लैंगिक जनन, ठीक है, यहाँ पूछा है कि लैंगिक जनन क्या है। देखिए इसका उदाहरण आप देख लेते हैं। एक पहले ही आप ये बात सोचो, ठीक है, जब आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो आप क्वेश्चन देखिए क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उसका उत्तर देखिए। ठीक है, उत्तर देखकर उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि एनालाइज ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, चीज़ों को अच्छी तरह से उसका प्रयोग करने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे इसका उत्तर है लैंगिक जनन का उदाहरण मनुष्य हो गया, ठीक है, जानवर हो गया, फूल व पौधे हो गए। ठीक है, तो आप सोचिए कि लैंगिक जनन क्या हो सकता है, मानव में किस प्रकार का जनन होता है। आप तो जानते हैं लैंगिक जनन मतलब वही तो मतलब जो जनन तंत्र होते हैं वे दोनों अलग अलग होते हैं। क्या क्या होता है, एक में मानव जनन तंत्र और एक होता है स्त्री जनन तंत्र। इन दोनों का जब जुड़ता है तब उसे कहते हैं क्या, लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक में क्या होता है कि एक ही में दोनों होता है। ठीक है, वो होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि लैंगिक जनन में मनुष्य होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो तंत्र होते हैं और दोनों आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं। जानवर में भी दो तंत्र होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। फूल में भी कुछ होते हैं, फूल में अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेगा कि किसी किसी फूल में एक ही फूल से हो जाता है, किसी किसी में पेड़ पौधों में अलग अलग दो लगते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, उसका अलग से प्रोसेस होता है। मतलब मान लिया जाए कि एक फूल है, ठीक है, फूल, उसमें दोनों तंत्र होते हैं, मादा जनन अंग भी और पुरुष जनन अंग भी, इसलिए वो ये क्या अलैंगिक जनन में आ जाते हैं। परंतु कुछ पौधे जो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही होता है, या तो स्त्री जनन तंत्र होता है या तो पुरुष जनन तंत्र होता है, इसलिए वो लैंगिक में आते हैं। तो ये तो लैंगिक भी हो सकते हैं और अलैंगिक भी होते हैं, पर ऑप्शन के अनुसार से होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। ऊपर तो हम समझ गए थे, अब नीचे से अमीबा क्या है, हाइड्रा क्या है, बैक्टीरिया और आलू क्या है। ठीक है, अमीबा हाइड्रा बैक्टीरिया जो है वो जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या है, कोशिकांग ज़्यादा नहीं होते, उनके ऊपर की जो लेयर होती है वो लेयर नहीं होती, बस उनका द्रव जो होता है कोशिका द्रव एक थैली के रूप में बहता हुआ रहता है। ठीक है, तो बहुत पतली सी थैली होती है उनकी। तो अमीबा हाइड्रा बैक्टीरिया। आलू क्या होता है, आलू में क्या होता है, आलू में जनन कैसे होता है, आप खेतों में देखते होंगे कि किसान क्या करता है, आलू में देखते हैं, आलू में क्या होता है कि जड़ निकलने लगता है, उसे कहते हैं आलू की आग। मान लीजिए ऐसे करके आलू है और आलू में यहाँ से गड्ढा हो गया और गड्ढा में से कुछ जड़ें निकल रही है। यहाँ पे आलू है, आलू में यहाँ पे गड्ढा हो गया, जड़ निकल रही है। और जब इसको मिट्टी में ऐसे गाड़ देंगे, तो क्या होगा कि एक पौधा बनेगा। ठीक है, ये आँख से एक पौधा निकलता है और ये जड़ जो है ये जड़ बन जाता है, ये नीचे चल जाएगा जड़ आँख, ठीक है, और ऊपर क्या पौधा बन जाएगा। तो ये अलैंगिक जनन में आ जाता है। और हम बताते हैं कि हाइड्रा बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि हमारे यहाँ ड्राइंग है कि देखिए क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, ये है अमीबा है। ठीक है, अमीबा में क्या हो रहा है ना कि अमीबा है, इसका देखिए दो पार्ट में विभाजित हुआ, एक ही है पर दो अलग अलग जनन तंत्र की जरूरत नहीं हुई। इसमें एक ही में क्या दो पार्ट में विभाजित हुआ, यहाँ दो हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या बन गया, एक ये भाग बन गया है और एक ये दो भाग बन गया। अब क्या ये दो गो बन गया ना, तो ठीक है, नया जीव की उत्पत्ति हुई, पर इसमें कोई अलग जनन तंत्र की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, इसका जो ये बीच वाला भाग है ना वो ऐसे तैरते रहता है। ठीक है, बीच वाले तैरते रहता है, इसका कोई ज़्यादा कोशिकांग नहीं होता है। अब देखते हैं कि हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा ये देखिए इसे कहते हैं हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है कि पहले एक छोटा सा, एक मिनट, हाँ, हाइड्रा में क्या थी, ये हाइड्रा है। ठीक है,
अब क्या हुआ कि यहाँ से इसको ये निकल रहे, इसको कहते हैं कली, बर्ड, ठीक है। इसे कहते हैं हाइड्रा में मुकुलन। क्या याद रखना, हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है। हाइड्रा मुकुलन, यहाँ से एक निकला, फिर वही धीरे धीरे निकल रहा, फिर क्या अलग हो गया, फिर क्या है 2 को बन गया, मतलब पहले एक ही जीव से उत्पत्ति हुई, क्या मुकुलन के द्वारा, इसे कहते हैं मुकुलन, बर्डिंग होना, ठीक है। बर्ड के द्वारा ही निकल गया, जैसे क्या कली निकलता है ना, ये कली निकल रहा है, कली निकल के 2 जीव बन गया। तो इस प्रकार से भी जनन होता है। देख के लंबा लग रहा है पर ज़्यादा लंबा है नहीं, बस समझने की देर है, समझने के बाद तो मक्खन है। आगे देखते, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो हमने पढ़ लिया जनन 2 प्रकार से, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब आपने 8 क्लास में या 9 क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि डीएनए क्या होता है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड। ये क्या एक एसिड है, ठीक है। क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड। इसे याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। बस क्या करना है, पेपर पे एक नोट्स बनाना है, इसे आप दीवार पे चिपका दीजिए और आते जाते खाते पीते समय उसे देखते रहिए, देखिए, उसको रिवीजन करिए, आपका फट से आपको रिवीजन रहेगा। आपके लिए शॉर्ट नोट्स हम बना के रखे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो देखनी है और समझ जाएंगे आप चैप्टर। तो नेक्स्ट है मादा युग्मक को क्या कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि युग्मक क्या होता है, ठीक है। युग्मक होता है ये अंडाणु, ठीक है, और नर युग्मक को कहते हैं, ठीक है। नर युग्मक को, एक मिनट, हाँ, नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म को क्या युग्मक कहते हैं, ठीक है। विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में इसको और इसको क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, ठीक है। जब नर युग्मक की बात कही जाएगी तो किसका नाम लेंगे, शुक्राणु की, ठीक है। और जब मादा युग्मक की बात कही जाएगी तो अंडाणु की कही जाएगी, ठीक है। युग्मक मिलके क्या बनते हैं, युग्मक मिलके बनते हैं युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बनते हैं और युग्मनज ही बनता है बाद में बच्चा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आधार होता है एक बच्चे का, ठीक है, एक बेबी का आधार होता है। अब देखिए युग्मक जब 2 युग्मक मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन, मिलाने की क्रिया को निषेचन करते हैं। और जैसे आप देख लीजिए कि जब बेसन फेंटते हैं तो बेसन में क्या करते हैं, हल्दी मिलाते हैं, तो हल्दी जो मिलाते हैं तो क्या होता है, जब मिलाते हैं तो हल्दी पूरा मिक्स हो जाता है, बेसन के पार्टिकल्स में हल्दी मिला रहता है और हल्दी के पार्टिकल में बेसन, दोनों निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम मिलाना कहते हैं, पर यहाँ पे साइंस की भाषा में उसे निषेचन कहते हैं, जब दोनों युग्मकों को मिलाया जाता है। और ये कहाँ होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। एक बार आप देख लीजिए फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, धीरे धीरे समझेंगे, मजे से समझेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे अंडा रहता है, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से यहाँ का जो भाग आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ का जो भाग है, ठीक है, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से निकला और यहाँ पे आके रुक गया, उसका जो मादा युग्मज जो होता है अंडाणु यहाँ पे रुक गया, और जो नर युग्मज होता है यहाँ से एंटर करता है और यहाँ पे आके दोनों निषेचन की क्रिया करती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे भी, इस साइड में भी होता है, ठीक है। यहाँ से है, यहाँ पे गया और अंडाणु यहाँ से निकला और शुक्राणु यहाँ से निकला और दोनों यहाँ पे क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ओके, टॉपिक पर आता है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बस समझने की देर है। आपके लिए तो बहुत ही आसान होगा, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अमीबा में हाँ, अमीबा में जो होता है विभाजन, अमीबा किस प्रकार विभाजन, तो अमीबा में क्या द्विखंड विभाजन, द्विखंड मतलब 2 खंडों में तोड़ना। पहले हमने देखा था कि अमीबा क्या था, एक था, ठीक है, फिर वो क्या 2 खंडों में विभाजित हो गया, धीरे धीरे करके 2 खंड में विभाजित हो गया, ठीक है। फिर वो क्या एक ये बन गया, एक ये बन गया, दोनों क्या 2 खंडों में विभाजित हो गया। तो इसे क्या कहें
द्विखंडन विभाजन, बाइनरी फिशन। दूसरा है हाइड्रा में, जो हाइड्रा हमने देखा अभी, हाइड्रा में जनन मुख्य विधि क्या, मुकुलन, बड़ी। जो हमने ऊपर देखा था एक पौधे जैसा था, यहाँ से निकला, फिर उसके बगल से निकला, फिर उसके बगल से क्या, दो जीव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये हाइड्रा, ये भी हाइड्रा, इसे कहते हैं बर्डिंग, मुकुलन कहते हैं, जैसे पौधों में कली निकलती है वही हो, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको शायद याद होगा कि आपने क्लास 8 में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी क्या, पत्थर चट्टा आपने कभी सुना है, पत्थर चट्टा या ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम आपने सुना, ब्रायोफाइलम, देखिए पत्थर चट्टा उसे हिंदी में कहते हैं, ब्रायोफाइलम उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। में जनन किसके द्वारा होता है, तो ब्रायोफाइलम की हमने बात क्यों की, देखिए ब्रायोफाइलम की जो पत्तियाँ होती है मोटी होती है, मोटी का अर्थ क्या है कि उसमें जल की मात्रा अधिक है। अब ध्यान देने बात यह है कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं या फिर किसान जब कोई क्या बोलते हैं कि जब गन्ना खेती करते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को नमी रखते हैं। मिट्टी जब नमी रहती है या फिर आलू नम जगह पे रहता है तो वहाँ पे क्या, आलू में क्या होता है, आँख निकल जाता है, ठीक है। नम जगह पे आँख निकल जाता है और वहाँ से पौधा निकल जाता है। अब देखिए ब्रायोफाइलम क्या, पानी है उसमें, मतलब नमी रहेगा तो क्या होगा कि जहाँ नमी रहेगी पौधों में वहाँ से क्या निकलेगा, जड़ निकलेगा। सेम चीज़ यही होता है, सेम चीज़ क्या होता है ब्रायोफाइलम में, कि ब्रायोफाइलम में ये पत्ती हो गया, एक मिनट, हाँ क्या हाँ ब्रायोफाइलम में थे, ठीक है, कि ये इस प्रकार का पत्ती रहेगा, ठीक है, इस प्रकार पत्ती रहेगा, ऐसा पत्ती रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कटिंग पीस है ना, यहाँ जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे क्या होगा ना कि पत्ता क्या मोटा रहता है, पूरा मोटा पत्ता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब आपका कम से कम 3 या 4 पन्ना जितना मोटा, पन्ने की जो मोटाई होती है उससे 3 या 4 पन्ने जितना मोटा पत्ता रहता है। सोचिए उतना मोटा पन्ना, पानी तो होगा उसमें। अब यहाँ साइड में क्या होता है कि नमी के कारण क्या होता है ना कि यहाँ से जड़ निकलने लगता है, और अगर हम इसको काट के ज़मीन में गाड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी पौधा निकलने लगेगा। सेम चीज़, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अब जानते हैं कि मानव में जो जनन होता है तो विभाजन किस प्रकार से होता है, तो मानव में होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, मतलब कि अगर एक है तो आधा विभाजन होगा, आधा बाहर जाएगा और आधा मनुष्य के अंदर ही रहता है, ठीक है, इसे कहते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। अब ध्यान देते हैं, ठीक है, अगर पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो पूछेगा 46, और जोड़ा पूछे तो 23। याद रखना है, जो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोला है कि जोड़ा पूछे तो 46, नहीं जोड़ा पूछे तो 23 और संख्या पूछे तो 46। हाँ अब आगे देखते हैं, पुंकेसर फूल का कौन सा भाग होता है, पुंकेसर क्या है, जनन भाग होता है। स्त्री केसर, देखिए कि पुंकेसर पूछे तो नर भाग, किसका, फूल का नर भाग, और स्त्री केसर पूछे तो ये क्या है, वर्तिकाग्र हो गया, अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया, ये सब क्या है, मादा जनन तंत्र है, ठीक है, किसके, फूल के। सेम है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस ये नर के बारे में है और ये है जो मादा के बारे में, मादा पुष्प और ये नर पुष्प, ठीक है। तो नर जनन तंत्र, पुंकेसर जो है नर जनन तंत्र का है, और स्त्री केसर में क्या क्या आता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नेक्स्ट है निषेचन किसमें पाया जाता है, तो आवृत्ति बीजों में, निषेचन जो होता है आवृत्ति बीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बीज का विकास किससे होता है, सिंपल है, बीज का विकास बीजांड से होता है, बीजांड से बीज का विकास होता है। नेक्स्ट है फल का विकास, फल का विकास जो है फूल के किस भाग से होता है, तो अंडाशय से ही हर फल का विकास होता है। अंडाशय से क्या होता है कि भ्रूण बनता है, भ्रूण से भ्रूणपोष बनता है, और भ्रूणपोष के बाद वो जायगोट के एक फल का निर्माण होता है पौधों में, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो शुक्राणु जैसे कि जानते हैं कि नर जनन तंत्र का भाग है, तो इसका निर्माण
टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। नीचे अभी जानेंगे उसके बारे में, पहले शॉर्ट समझ लेते, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है, हम आगे भी पूछेंगे हम आपसे। अब ध्यान देते हैं स्पायरोगायरा में जनन कैसे होता है। तो ये खंडन विधि से होता है, ठीक है, खंडन विधि। स्पायरोगायरा देखिए क्या होगा कि ऐसे लंबा होगा, कुछ ऐसे रहेगा और ऐसे करके रहेगा, ठीक है। स्पायरोगायरा में क्या ये टूट जाता है और ये दो बन जाता है, तो ये होता है खंडन विधि स्पायरोगायरा में, खंडन विधि, ठीक है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन, ठीक है। क्या होता है ये, क्या होता है, किस में होता है, ये होता है प्लेन एरिया में होता है, ठीक है। पुनरुद्भवन स्पायरोगायरा। नेक्स्ट है बीजाणु समासंग, किस में होता है, बीजाणु समासंग। स्पोर फॉर्मिनेशन किस में होता है, राइजोपस या ब्रेड में, ठीक है। अब इसको समझाते हैं। आपने ब्रेड देखा ही होगा, ठीक है, ब्रेड होता है। ब्रेड में क्या होता है ना कि अगर आप 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दें तो उसमें क्या हरा हरा कलर का फफूंदी लग जाता है। कैसा रहता है, हरा हरा कलर का फफूंदी लग जाता है। अब उसमें क्या होता है ना कि अब ध्यान से देखिएगा तो हरा हरा फफूंदी जो होता है सॉफ्ट रहेगा, कोमल मखमल जैसा छूने में लगेगा। तो मखमल नहीं होता है वो, उसके ऊपर फफूंदी होता है, वो क्या होता है, ऐसा दिखता है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो लेयर है और लेयर के ऊपर से काटा 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 करके ढेर सारा क्या गोल गोल लगेगा छूने में, सॉफ्ट जैसा। पर वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, खाने के लिए अच्छा, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है हाँ, 2 यौन संचारित रोग, STD का नाम बताएं। तो यौन संचारित रोग होता है, एड्स होता है, सिफिलिस होता है। आपने स्कूलों में देखा होगा कि एड्स से मुक्ति के लिए सिफिलिस होता है। एड्स क्या, 2 यौन संचारित रोग क्या होता है, ठीक है, कि जब यौन संबंध जब बनता है तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि कहीं से तो जैसे क्या होता है ना कि यौन संचारित रोग क्या होता है कि आपको देखिए पहले तो इस चैप्टर को ना जो चैप्टर है उसको आपको कुछ और समझना है, ठीक है। आप ये सब वैसा वैसा मत समझिए। ये जो चैप्टर होता है ना बहुत ही डिटेल से आपको समझना पड़ेगा। और एक और बात कि जैसे हम स्कूल में जब सर पढ़ाते हैं तो फिर हम लोग क्या हंसी मजाक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हंसी मजाक का चैप्टर नहीं, ये सीरियस चैप्टर, ठीक है। इसे अगर अच्छे से समझेंगे तो हम विज्ञान में साइंस को समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि क्या वस्तु कैसे काम करती है, और हो सकता है तो भविष्य में हम डॉक्टर का भी चांस हो सकता है, ठीक है। तो पहले STD क्या होता है, जो यौन संचय, मान लो कि दोनों में से किसी में प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो इसके माध्यम से क्या है कि बीमारी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसे कहते हैं STD, एड्स और सिफिलिस होता है। नेक्स्ट है गर्भधारण रोकने की 2 यांत्रिक विधियां बताई, ठीक है। तो पहला कॉन्डम हो गया और कॉपर टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो मादा में अंडाणु का निर्माण क्या था, अंडा से होता है, जैसे कि हमने नीचे दिखाया था, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया अंडा से, यहाँ पे अंडे का निर्माण होता है, यहाँ से बच्चा फिलोपियन ट्यूब में जाता है, यहाँ पे क्या जायगोट बन के यहाँ पे आता है, यहाँ बच्चे का निर्माण होता है और बच्चा फिर निकल जाता है। और ये प्रक्रिया पूरी 9 महीने से प्लस या फिर 9 महीने तक की होती है। आगे आते हैं। मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, ये तो आपने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन परागन क्या है, ठीक है। परागन क्या है, तो परागन जो होता है किस में होता है, पहले हम जानते हैं परागन किस में होता है, फूल में।
फूल में होता है, ठीक है। वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें फूलों के नर भाग यानी पराग कोश से पराग कण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह पौधों में प्रजनन और फल बीज बनाने के लिए पहली और सबसे अनिवार्य प्रक्रिया है, ठीक है। तो पौधा कैसे बनेगा, फूल कैसे आएगा, तो परागकण क्रिया, वो उस जिस प्रक्रिया से पौधों में जो फूल बनते फल आते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, परागन करते हैं। वह प्रक्रिया कैसे होती है, तो जिसमें पहले क्या, फूल के नर भाग यानी पराग कोश से क्या निकलता है, परागकण निकलता है। परागकण निकल के कहाँ जाता है, मादा के वर्तिकाग्र पर। अगर दो फूल है, एक में नर भाग है एक में मादा भाग है, तो क्या क्या नर से परागन निकल के मादा के वर्तिकाग्र पर जाएगा, ठीक है। और एक ही फूल में है तो आपस में ही काम हो जाएगा। यह पौधा में प्रजनन और फल बीज बनाने के लिए पहली और सबसे अनिवार्य प्रक्रिया, सबसे पहला कारण, मतलब पहली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है स्वपरागन और परपरागन। क्या है स्वपरागन, जैसे कि हमने बताया था कि जिस पौधों में अपना खुद का दोनों अंग होते हैं उसे कहते हैं स्वपरागन, और जिसमें नहीं होते वो परपरागन। स्वपरागन में क्या होता है, परागन उसी फूल या उसी पौधे से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसके लिए कौन, हवा, पानी, कीटों जैसे बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। स्वपरागन में क्या होता है कि इसके लिए हवा, पानी, देखिए हवा पानी क्या करता है और कीट क्या करता है। हवा पानी क्या करता है कि हवा क्या करता है, एक जगह से उड़ा के दूसरे जगह पे डाल देता है, तो उससे प्रजनन हो जाता है फूलों में। पानी क्या करता है, बहता जाता है दूसरे फूल पास पहुंच जाता है नदियों के द्वारा। कीट क्या करते हैं, जब फूल पे रस चूसने बैठते हैं तो उनके पैरों में फंस जाता है और दूसरे पौधों पे जाते हैं तो वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। पर इसमें वो सब कारण नहीं होते, पर इसमें क्या है, नई प्रजातियाँ या भिन्नता पैदा नहीं होती। तो अब देखिए, अगर हम चीनी के पानी में अगर हम चीनी डालते हैं तो कोई भिन्नता होगी नहीं, बस क्या होगी, मिठास होगी, वही मिठास होगी, कोई नया स्वाद तो नहीं आएगा। तो यही होता है जब अपने ही में अपने से आता है, जब एक ही फूल में दोनों चीज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, संख्या भी इसमें कोई नई चीज़ पैदा नहीं होती। बीज में संख्या कम और कमज़ोर हो सकते हैं, जैसे मटर, टमाटर, गेहूँ, ये सब में क्या स्वपरागन होता है। अब परपरागन में क्या होता है, उस जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इसके लिए हवा, पानी, कीट और पक्षी से बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें नई और बेहतर प्रजातियों के बनने की संभावना अधिक होती है। बीज अधिक संख्या में स्वस्थ और बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं, गुलाब, मक्का, सूरजमुखी। अब इसको इस माध्यम से समझ सकते हैं कि एक गिलास है चीनी पानी और एक गिलास है गुड़ का पानी, तो क्या दोनों अलग अलग हुआ, अब दोनों का स्वाद अलग है। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो इससे क्या होगा कि कोई नया स्वाद हो सकता है, अच्छा भी लग सकता है और ख़राब भी लग सकता है। यहाँ पे अगर अच्छा लगता है तो यहाँ पे अच्छा लगने से क्या है कि उनकी जो संभावना है बीज बनने की संभावना अधिक होती है, बीज की संख्या अधिक होती है, स्वस्थ भी हो सकता है, बेहतर गुणवत्ता वाला भी हो सकता है। जैसे गुलाब के पौधे में क्या होता है, नया नया वेराइटीज़ का गुलाब होता है। कैसे होता है, इसी कारण होता है, अलग पौधों के अलग किस्म को मिला दिया जाता है तो नया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बीज का विकास किससे होता है। तो पहले हम बता दे रहे हैं कि आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो में हम एक छोटा छोटा डिटेल्स को क्वेश्चंस के माध्यम से समझाएंगे, जिससे आपको बाद में क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं होगी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के ही हम थ्रू पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बीज का विकास मुख्य रूप से कहाँ होता है, बीजांड में होता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल विभिन्न भागों से निम्नलिखित बदलाव करते हैं, जैसे बीजांड कठोर होकर बीज में बदल जाता है, अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है, युग्मनज यह बीज के अंदर भ्रूण का रूप ले लेता है। अब देखिए, जब बीज का विकास होता है तो जो बीजांड होता है, बीजांड जो होता है क्या होता है, निषेचन के बाद फूल के विभिन्न भागों में निम्नलिखित बदलाव होते हैं। बीजांड क्या होता है, बीजांड जो होता है जहाँ पे ढेर सारे बीज होते हैं वो क्या होता है, बीज बन जाता है। अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है। अब जो फल हम खाते हैं ना वो अंडाशय होता है, और युग्मनज जो होता है यह बीज के अंदर भ्रूण का रूप लेता है। अब आपने बीज को जब फाड़ा होगा तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा, जैसे आम की गुठली में भी होता है एक चीज़, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं युग्मनज, क्या भ्रूण कहते हैं, भ्रूण ये हो गया, ठीक है। और ये जो बाहर जो हमने खाया वो क्या हो गया, अंडाशय हो गया, जो फल हम खाते हैं, और जो बीज होता है वो बीजांड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है फल का विकास फूल के किस भाग से होता है। सिंपल है, वनस्पति विज्ञान कहता है
कि फल का विकास मुख्य रूप से फूल के अंडाशय से होता है। फूल के अंडाशय से फल का विकास होता है। निषेचन के बाद अंडाशय पककर फल बन जाता है, जबकि उसके अंदर मौजूद बीजाणु विकसित होकर बीज में विकसित हो जाता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ऊपर पढ़ा था कि बीज क्या बन जाता है। बीज जो होता है, बीजाणु बीज में बन गया, अंडाशय किस में बन गया, फल में, और युग्मनज क्या बन गया, अंदर का भ्रूणपोष बन गया। नेक्स्ट है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। जानते हैं ये मेल का है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के विषण में होता है, ठीक है। विषण एक बार हम दिखा दें डिटेल से। देखिए, अगर आप मेरे इस वीडियो पे कुछ सीखना चाहते हैं तो सिर्फ सीखने के उद्देश्य से इस वीडियो पर आए, अन्यथा मेरे वीडियो पर ना आए, ठीक है। क्योंकि जब कोई सीखने बैठता है ना, तभी मज़ा आता है सिखाने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वृषण लिखा है, वृषण कोश लिखा है, एरो ये है, ये वृषण है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं वृषण के अंदर मौजूद सेमिनिफेरस नलिकाओं में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया चलती है, जिसे शुक्राणु जनन कहा जाता है। अब शुक्राणु का भी ना जनन होता है ना, तो उस जनन को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। वृषण के अंदर मौजूद सेमिनिफेरस नलिका होती है, ठीक है। सेमिनिफेरस नलिका होती है, और उस नलिका में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस नलिका में। ओके, नो डाउट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है, ठीक है। जानते हैं टेस्टोस्टेरोन किसका, पुरुष में पाया जाता है, एस्ट्रोजन महिला में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष का मुख्य प्रजनन हार्मोन, जो उसके शारीरिक और यौन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किशोर अवस्था के दौरान यह लिंग अंडकोश के आकार को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। किसका, लिंग और अंडकोश के आकार को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। यह पुरुषों में यौन इच्छा को बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक रखता है, ठीक है। और क्या करता है, यह टेस्टोस्टेरोन हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है। क्या करता है, हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है, और मांसपेशियों के द्रव्यमान को बढ़ने में मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। शरीर और चेहरे पर बालों का आना, आवाज़ का भारी होना, लंबाई में वृद्धि इसी हार्मोन के कारण होता है। और शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में, मानसिक स्थिति मतलब मूड, ठीक है, को संतुलित रखने में इसकी बड़ी भूमिका है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, ठीक है। इसके गुण को हमने जैसे देखा कि ये क्या क्या करता है, ठीक है। यह प्रजनन हार्मोन को ये प्रजनन हार्मोन है, ठीक है। ये क्या कहता है, लिंग का और अंडकोश का आकार बढ़ाता है। यह पुरुषों में यौन इच्छा को बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता को बनाए में सहायक करता है। यह हड्डियों का घनत्व को बढ़ाता है, मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाता है, चेहरों पर बाल आना, आवाज़ भारी होना, लंबाई में वृद्धि, और शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। मानसिक स्थिति मतलब कि मूड को बनाए रखता है, और लाल रक्त कोशिकाओं का, रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है, मतलब उत्पादन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हो जाता है मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो मादा में, एक मिनट, तो मादा में, मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, ये अंडाशय में होता है, ठीक है। महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। गर्भाशय के दोनों स्थित होते हैं। अंडाणु बनने की इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं अंडाणु। ये मादा जनन अंग है, ये अंडाशय हो गया, अंडाणु यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जाता है, यहाँ पे निषेचन होता है,
निषेचन के बाद यूट्रस में गर्भाशय में रहता बच्चा, निकल जाता है। तो कहाँ पे होता है? अंडाशय में बच्चे, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। देखते, ठीक है। तो महिलाओं के जिम्मे दो अंडाशय होते हैं, ठीक है। गर्भाशय यूट्रस के दोनों स्थित होते हैं। अंडाणु बनने की इस पूरी प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अंड जनन। अंडाणु निर्माण और विकास से जुड़ी मुख्य जानकारी तो पह जाते प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, ठीक है। एक महिला के जन्म के समय ही, ठीक है, उसके अंडाशय में लाखों अपरिपक्व अंडाणु मौजूद होते हैं। मतलब जन्म लेने के साथ ही वे क्या अंडाशय के साथ जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या उसके साथ लाखों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, ठीक है। अब परिपक्वता की बात करते हैं, ठीक है। यौन आरंभ के 10 से 12 वर्ष की उम्र के बाद हार्मोन में बदलाव आता है। बदलाव के कारण हर महीने में आमतौर पर एक अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग क्या होता है, ठीक है। जब अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है तो इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। यहाँ से यह फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया क्या होती है? यदि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तो इस निषेचन की प्रक्रिया वही संपन्न होती है जिसे निषेचन कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जैसे हमने ऊपर देखा था कि फैलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण हुआ, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का क्या हुआ? निषेचन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अंडाशय का कार्य देखते हैं। अंडाणु बनाने के साथ साथ, ठीक है, क्या करता है? अंडाशय महत्वपूर्ण महिला हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन का भी उत्पादन करते हैं जो मासिक धर्म चक्र गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं। तो किसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन का निर्माण करते हैं। कौन करता है? अंडाणु, अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन क्या है, ठीक है। अब देखिए ये कायिक प्रवर्धन से आपको लग रहा है कि मनुष्य में नहीं होता है, ये होता है पौधों में। पौधों में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। तो आपने कभी नोटिस किया है कि हम किसी पौधे की कली तोड़ देते हैं फिर उसको गाड़ते हैं तो क्या ये उगता है? तो कली तोड़ेंगे तो शायद ही उग जाए, पर हाँ अगर उसके तने को तोड़ दे, छोटा सा उसका तना तोड़ के अगर लगा दे तो शायद हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर आलू का उदाहरण देखा था कि ये आलू है, उसकी आँखें हैं, मतलब वहाँ नमी के कारण वहाँ पे जड़ उग गया, अब जड़ से पौधा आने लग गया, तो इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अब यहाँ देखिए कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेशन प्रोपेगेशन। तो मुख्य उदाहरण लिखते हैं। पहला आलू का है। आलू में कद, वो जो आँखें होती है उसको कद कहते हैं, ठीक है। कद मौजूद कलिकाओं से नए पौधे बनते हैं, जैसे कि नया पौधा बना, यहाँ भी कली हो गया नमी के कारण, तो यहाँ पे भी पौधा उग जाएगा। ब्रायोफाइलम, जैसे कि हमने पत्ती के बारे में देखा था, जो मोटी सी पत्ती हमने बनाया था और उसका जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे कटिंग पीस है वहाँ पे क्या है? एक पौधा उग जाता है, जड़ उग जाता है वहाँ पे। इसकी पत्तियों के किनारे जो पत्ती होते हैं, पत्तियों के किनारे नन्हे पौधे निकलते हैं जो जमीन पर गिरकर स्वतंत्र पौधा बन जाता है। ये पत्ती हो गया, मोटा रहता है, कम से कम 2 या 3 पेज जितना मोटा रहता है। वहाँ पे जहाँ पे मतलब जहाँ कोना बना वहाँ पे कोना पे क्या होता है कि वहाँ पे नमी के कारण वहाँ पौधे उग जाते हैं और वो पौधे क्या अलग हो करके एक नया पौधा का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरोगायरा में जन्म क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं स्पाइरोगायरा में द्विखंडन होता है, मतलब वही स्पाइरोगायरा में जिसे अक्सर रेशमी शैवाल कहते हैं। क्या नाम है? स्पाइरोगायरा को रेशमी शैवाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। में जनन प्रमुख 3 विधियों में होता है। क्या होता है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, परंतु अभी ध्यान देना है 3 प्रकार। कायिक होता है, कायिक, अलैंगिक, अलैंगिक, ठीक है, ठीक है। पुनरुद्भवन क्या है? जैसे प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। पुनरुद्भवन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीव अपने शरीर के खोए हुए या क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से उगा लेते हैं या पूर्णतः नया जीव विकसित कर लेते हैं, ठीक है। पुनरुद्भवन से समझ गए होंगे कि मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, इसकी ये तने हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये तने टूट के अलग हो गया, ठीक है, ये टूट के अलग हो गया, तो अब क्या होगा? तो क्या करेगा ना ये पौधा फिर से उसी जगह से एक नया पौधा उगा लेगा, या तो नया पौधा उगाएगा या फिर वो टूटा हुआ जो भाग है
वो नया पौधा बन जाएगा, इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, और ये किस किस में होता है, ये इसके बारे में देखते हैं। प्लेनेरिया और हाइड्रा में ये सरल जीव है, इनमें पुनरुद्भवन उच्च क्षमता होती है, मतलब बहुत ही स्पीड से, मतलब टूटा और नया बन गया। इनके शरीर का हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। छिपकली, अब आप उदाहरण के रूप में आप छिपकली देख सकते कि छिपकली का पूंछ होता है, कटी हुई पूंछ को फिर से उगा लेती। कैसे उगा लेती? क्योंकि उसमें पुनरुद्भवन बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो अगर मनुष्यों में पुनरुद्भवन होता तो क्या कोई विकलांग होता है इस देश में? सोचिएगा ज़रूर, क्या इस देश में अगर पुनरुद्भवन अगर मनुष्यों में अगर होता या फिर बहुत अत्यधिक तेज़ी से होता तो क्या इस दुनिया में कोई विकलांग होता? वैसे उसे दिव्यांग कहते हैं, सॉरी दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांग। तो आप सोच ही सकते हैं कि पुनरुद्भवन हमारे लिए कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आगे देखते हैं तारा फिश, जिसे स्टार फिश कहते हैं। ठीक है, यह अपने खोए हुए भाग अंगों को पुनः विकसित करता है। मेन पॉइंट है छिपकली याद रखना, तारा फिश याद रखना, स्टार फिश, प्लेनेरिया याद रखना, हाइड्रा याद रखना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंस याद रखना है। शॉर्ट से आपको तो एक लाइन में याद हो जाएगा, आप तो बहुत ही पढ़े हैं। बीजाणु समासंग किस में होता है? हमने बताया था ब्रेड के ऊपर एक फफूंदी होती है, ब्रेड को छोड़ दो 1-2 दिन, उस पर हरा हरा कवक आ जाएगा, उसे फफूंदी कहते हैं। मखमल जैसा छूने में लगेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, पर रोटी का छोटा टुकड़ा लीजिए, भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, रोटी का छोटा टुकड़ा। ठीक है, राइजोपोपस बीजाणु समासंग मुख्य रूप से राइजोपोपस में होता है, जिसे सामान्य भाषा में ब्रेड मोल्ड या कवक फंगी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको थोड़ा ठीक है, ग्राफ्टिंग कलम लगाना क्या? कलम देखिए, कलम जो लिखा हुआ है आपको थोड़ा क्लियर है, आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। कलम क्या, लगाना क्या? ठीक है, कलम से वो मत समझिए कि जो लिखते हैं वो कलम नहीं, इसमें कलम का अर्थ कुछ और है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कलम जैसा कि मान लीजिए एक पौधे की डंडी ले लीजिए, उसे वो होता है कलम। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए एक अच्छा गमला लेना जिसमें ताज़ी मिट्टी हो, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी हो। अब क्या करना है कि गुलाब का तना काट लीजिए, वो हो गया कलम, उसे कहते हैं कलम। अब उसे लेके गाड़ दीजिए, उससे नया पौधा हुआ, तो वो क्या होता है, कलम होता है। तो उसे क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये अक्सर ये बहुत ही जगह होता है। तो अगर आप भी प्रयास करना चाहते हैं तो कहीं से कलम का मतलब कहीं से गुलाब या और भी कोई पौधे का डंडी तोड़कर आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बागबानी करने का एक तकनीक है जिसमें 2 अलग अलग पौधों के हिस्से को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में विकसित होने लगे। ड्राफ्टिंग को कहा जाता है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता चाहिए। एक ही पौधे में बेहतर फल फूल रोगों से लड़ने की क्षमता पाने के लिए। अब ग्राफ्टिंग का बहुत ही ज़्यादा उपयोग अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए अब मान लिया जाए कि कोई पौधा है, ठीक है, अब उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कहाँ से आएगी? तो क्या किया जाता है, या तो हम उसे रोगों से लड़ने के लिए क्षमता के लिए या तो उसमें भोजन खिलाएंगे, या फिर जैसे मनुष्य में देखते हैं कि अगर कोई बच्चा ठीक है बीमार है तो क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म से बीमार है तो क्या करते हैं कि हम उसे दवाई देकर इलाज करते हैं। ठीक है, और अगर हमें पता है कि वो बच्चे में ये बीमारी है तो हम क्या करेंगे कि जब वो गर्भ में होगा, चूँकि डॉक्टर लोग को पता ही चल जाता है कि बच्चे में क्या हो रहा है, बच्चे में चेकअप, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि पहले बताते हैं कि बच्चे में ये बीमारी है, तो क्या करते हैं कि कहीं और से मतलब किसी और का स्वस्थ कोशिका या फिर उनमें से क्या बीमारी को निकाल देते हैं और अच्छी गुण उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। सेम इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि फल अच्छा नहीं है तो कोई दूसरा फल का जो गुण होता है उसको निकाल के इसमें डाल देता है। रोग से लड़ने की क्षमता दूसरा पौधा से क्षमता निकाल के इसमें डाल देता है, तो ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है, तेज़ी से विकास के लिए भी करता है। कोई पौधा बहुत तेज़ी से विकास होता है तो उसका जड़ निकाल के इसमें डाल देता है। ठीक है, बीज उगाने की तुलना में
ग्राफ्टेड पौधा जल्दी फल देने लगता है, ठीक है। अब बीज डाल के जो पौधा उगाएंगे तो क्या करें, पहले पोषक लेगा, बीज डाले ज़मीन में, अब वो 3 से 4 दिन बाहर आएगा, बाहर आने के बाद क्या करेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होकर क्या करेगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तब फल देगा। और ग्राफ्टिंग में क्या होगा कि एक पौधा है जो पूरा स्वस्थ है, पूरा फल उल दे रहा है, अब हम क्या करें, यहाँ पे कट लगाएंगे, दूसरा पौधा को काटेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब ये जो खाएगा पिएगा इसको भी देगा, ये तो खा पी रहा है इसको भी दे रहा है। अब ये क्या करेगा, जड़ भोजन तो नीचे से मिल ही रहा है, छाया तो ऊपर से मिल ही रहा है, अब ये क्या करेगा, फल देने लगेगा। तो बस हो गया। हाँ, तो अब देखते हैं कि एक मिनट, अब हम आते हैं बायोलॉजी में पुरुषों की, ठीक है, मानव में। तो जैसे यौनावरम, एक मिनट, यौवनारंभ क्या है, ठीक है, यौवन आरंभ, ये 2 शब्द है, यौवन प्लस आरंभ मतलब युवा अवस्था का आरंभ, ठीक है। शब्दों का आप संधि विच्छेद करिए, शब्दों को समझिए, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यौवन आरंभ क्या होता है, ठीक है, मानव जीवन की वह अवस्था जब एक बच्चा शारीरिक रूप से, हार्मोनल और भावनात्मक रूप से परिवर्तन के माध्यम से यौन रूप से परिपक्व होने लगता है। यौनारंभ की मुख्य विशेषता, ठीक है, जब वो परिपक्व हो जाता है हार्मोनल, शारीरिक रूप से हार्मोन जब निकलता है तो क्या होता है, दाढ़ी मुझाने लगता है, और भी भावनात्मक भावनाएं बदल जाती है, जल्दी गुस्सा आना, जल्दी खुश हो जाना, बहुत सारा ऐसा भावनाएं होती है। शारीरिक रूप से कूल्हों की चौड़ाई बढ़ना और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो उसका मुख्य क्या, आयु सीमा निर्धारित है कि आमतौर में लड़कियों के लिए क्या है, ये 8 से 13 वर्ष तक होता है, और लड़कों में 9 से 14 वर्ष तक का होता है, आयु के भी शुरू होता है। इंपॉर्टेंस है, हार्मोनल बदलाव की बात करें तो शरीर में विशेष हार्मोनल, लड़कों में टेस्ट्रोजन होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, बनने लगते हैं, ठीक है। इन शारीरिक बदलावों का नियंत्रण करते हैं। अब जो देखिए हमने जो बताया कि लड़कों में एस्ट्रोजन और लड़कियों में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन, ये दोनों क्या करते हैं, शारीरिक बदलाव को नियंत्रित करते हैं। तो पुरुषों में कौन करता है, ये टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में एस्ट्रोजन को नियंत्रित करते हैं। शारीरिक परिवर्तन की बात करें तो लड़कों में क्या होता है ना कि आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मुँचाना, कंधों का चौड़ा होना, शुक्राणुओं का निर्माण होता। लड़कियों में स्तनों का विकास होना, मासिक धर्म की शुरुआत होना और अंडाणु एग का बनना। तीव्र वृद्धि, इसमें तीव्र वृद्धि भी होती है। इसके दौरान क्या होता है, कद और हाइट बढ़ना, वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। भावनात्मक में क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन आते हैं, साथ साथ व्यवहार और भावनाओं में भी काफ़ी उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्भधारण रोकने की 2 यांत्रिक विधियां बताएं, ठीक है, यहाँ लिखा है कॉपर्टी, ठीक है, आप देख ही सकते हैं। 2 यांत्रिक विधि क्या है। नेक्स्ट है कि नसबंदी क्या, ठीक है, नसबंदी क्या, नसबंदी पुरुषों के लिए एक स्थायी गर्भ निरोधक का एक सरल और सुरक्षित तरीका है। इसे पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अंडकोश से शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलियाँ, जिन्हें वास डिफरेंस कहते हैं, को काट दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ दिखाते हैं आपको नसबंदी क्या होता है। ये पुरुष है, ठीक है, पुरुष जनतंत्र। अब यहाँ देखिए, इसको तो वॉश डिस्पेंस कहते हैं, ठीक है, वॉश डिस्पेंस ऊपर हमने पढ़ा था। अब इसको क्या है, या तो काट दिया जाएगा या तो इसको बंद कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से जब ये निकलेगा नहीं तो फिर जब शुक्राणु निकलेगा नहीं तो फिर बच्चा जन्म ही नहीं होगा। जब भ्रूण ही नहीं बनेगा, जायगोट ही नहीं, युग्मनज ही नहीं बनेगा तो बच्चा होगा नहीं। तो क्या कहते हैं, या तो इसको काट दिया जाता है या तो इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या होता है कि वॉश डिफरेंसन को क्या कहते हैं, काट दिया जाता है या तो ब्लॉक कर दिया जाता है। ट्यूबोकोटोमी क्या होता है, देखिए
नसबंदी जो होता है वो क्या होता है, पुरुषों में होता है, और ट्यूबोकोटोमी क्या होता है, स्त्रियों में होता है। ट्यूबोकोटोमी जिसे महिला नसबंदी कहते हैं, को महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक का एक अस्थायी और प्रभावशाली सर्जिकल तरीका। इसमें सर्जिकल, हाँ ये सर्जिकल इसमें होता है, इसमें क्या ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जिकल, ठीक है। यह क्या है, ठीक है, इसमें यह काम कैसे करती है, तो इस प्रकार महिला का फैलोपियन ट्यूब को काट कर या बांध कर या ब्लॉक कर दिया जाता है। सेम वही चीज़ है। पुरुषों में क्या करता था कि पुरुषों में क्या कि नसबंदी, तो ये नस को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। स्त्रियों में क्या होता है कि स्त्रियों में नसबंदी को कहते हैं ट्यूबोकोटोमी। अब देखिए बच्चे का मिलन कहाँ होता है, या तो यहाँ होता है या तो यहाँ होता है, क्यों दो है, या तो यहाँ से बच्चा निकलेगा, या तो यहाँ से अंडा निकलेगा, तो यहाँ अंडा निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ से निकलेगा ही नहीं, यहीं पे जाम हो जाएगा। तो या तो इसको बंद कर दिया जाता है या तो इसको काट दिया जाता है, सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन के थ्रू। नेक्स्ट है कि यौन संचारित रोग के नाम बताएं। तो एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। HIV का पूरा नाम क्या है, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है। इसे हिंदी में मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु भी कहा जाता है। यह एक वायरस है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। HIV, ठीक है, रोग प्रतिरोधक, मतलब आप जानते हैं रोग प्रतिरोधक क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो ये रोग प्रतिरोधक जो मतलब उस मनुष्य में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो क्या होता है कि रोगों से लड़ने में सहायक हो जाता है। जब HIV होता है तो उसे हल्की से भी बुखार आता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है HIV के कारण, और उसे छोटी सी बीमारी के लिए बेड पकड़ना पड़ता है। विशेष रूप से CD4 कोशिका को नष्ट करता है, ठीक है। यदि HIV का इलाज समय पर न किया जाए तो एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम का रूप ले सकता है, जो संक्रमण का सबसे गंभीर अवस्था है। अब HIV संक्रमण हुआ, अब उसकी सबसे गंभीर अवस्था होती है यही एड्स होती है कि HIV। अब अगर आपका अब बीमार पड़ेगा और आपका क्या बोलते हैं कि आपका जो रोग प्रतिरोध क्षमता काम ही नहीं कर रहा है, तो आप जल्दी ठीक कैसे होंगे। ऐसे में तो आपको अगर हल्का सा भी खरोच लगेगा तो आप तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, बेड पकड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो जीवन है बहुत ही कम हो जाएगा, आयु कम हो सकती है, और अगर ये और बढ़ी तो एड्स का रूप ले लेगी, जो इसका लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, और इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ पे, ठीक है। सो अगर आप मेरे वीडियो पे यहाँ तक अगर आप पहुँच सके हैं तो ठीक है, कि मैं यह समझूंगा कि आपने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और आपको मुझसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि भ्रूण और माँ के बीच संबंध बनाने वाली नली को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, कि अभी ये जो सब्जेक्ट है ना बायोलॉजी, ठीक है, यहाँ जो हम अभी रिप्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं, गलत सोचने की चीज़ नहीं है, बस माँ और बच्चे का रिश्ता बताता है। बस हमें ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा वैसा सब गलत होता है। ये सब छोड़िए, बात हटाइए, हमें अपना टॉपिक क्लियर करना है। बस ये चैप्टर आपका ये कंप्लीट कर देंगे, फिर हम अगला आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले। तो हमारा जो है भ्रूण और माँ के बीच संबंध बनाने वाली नली को क्या कहते हैं, तो भ्रूण यानी जो पेट में जो गर्भ में जो बच्चा होता है और माँ के बीच जो होता है उस नली को क्या कहते हैं, गर्भनाल यूम्बिकल कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। यह नली माँ के शरीर से पोषक तत्व ऑक्सीजन बच्चे तक पहुँचाती है और बच्चे के शरीर से अपशिष्ट वाटर यानी पानी निकालने में मदद करती है। मतलब इसी के द्वारा माँ जब भोजन करती है तो वो क्या होता है, बच्चे में जाता है, और जब बच्चा जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो इसी नली के द्वारा वो बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक आदर्श गर्भ निरोधक के गुण क्या होने चाहिए। तो जैसे कि जानते गर्भ निरोधक क्या काम करता है, तो उसका गुण क्या है, अनचाहे गर्भ को रोकना और पूरी तरह से सक्षम उपयोगकर्ता के लिए स्वच्छ और स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना डाले, ठीक है, ठीक है। ये होता है गर्भ निरोधक का
गुड, ठीक है। अच्छा, डीएनए प्रकृति में जनन का महत्व क्या है? डीएनए प्रकृति में जनन का महत्व निम्नलिखित है। अनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करना, यह सुनिश्चित करना है कि जनक जो पेरेंट्स होते हैं कि अनुवांशिक गुण उनके संतान में जाए। डीएनए क्या करता है कि वो सुनिश्चित करता है, डीएनए में क्या होता है कि पिता का डीएनए, तो पिता का डीएनए का गुण जो है बच्चे में जाएगा। तो ये डीएनए सुनिश्चित करता है कि जो पिता गुण है, अनुवांशिक गुण बच्चे में जाए। डीएनए क्या होता है? कोशिका विभाजन से पहले डीएनए की 2 प्रतियां बनती है। जब कोशिका विभाजित होती है उससे पहले 2 प्रतियां बनती है। क्या बनती है? ताकि बनने वाली दोनों नई कोशिकाओं को समान डीएनए मिल सके, ठीक है। प्रकृति के दौरान कभी कभी छोटी त्रुटियां या बदलाव आ जाते हैं जिससे जीवों में भिन्नताएं पैदा होती है। वही भिन्नताएं जैव विकास का आधार बनाती है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, भिन्नताएं पैदा हो जाती है और भिन्नता लाइफ में ज़रूरी है। अगर सब एक ही जैसा होंगे तो सबकी सोच अलग होगी, दुनिया कितनी बोरिंग लगेगी। इसलिए भिन्नताएं ज़रूरी है। माँ की जो डीएनए है वो अलग है, बच्चे के पिताजी मतलब पिता की डीएनए अलग है। तो जब दोनों का क्या अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नया जो जन्म होगा उसमें क्या माता और पिता के दोनों के गुण होंगे या फिर नए गुण भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यह प्रजाति निरंतरता और उसके लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए में रखने के लिए आवश्यक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि भिन्नता प्रजाति के लिए क्यों आवश्यक है। अब क्या बोल रहे कि भिन्नता प्रजाति के लिए क्यों आवश्यक है। आपने हाल ही कुछ वर्षों में बदलाव देखे हुए कि गर्मी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठंडा पता नहीं चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मौसम परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है ना। अब मान लिया जाए कि ये मौसम परिवर्तन हम तो झेल रहे हैं, पर क्या आज से 50 साल पहले जो लोग थे क्या वे सह पाते? नहीं सह पाते। या फिर नहीं सह पाते। क्यों नहीं सह पाते? क्योंकि उन्होंने जो यहाँ का मतलब इस समय का जो मौसम उन्होंने नहीं देखा था। वे उस मौसम के लिए क्या अनुकूल थे, पर ये इस मौसम के लिए अनुकूल है, ठीक है। वे मतलब 50 साल पहले जो लोग थे वो अब इस मौसम को बदलते हुए महसूस कर सकते हैं, पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो इसी मौसम में जी रहे हैं ना। इसलिए पर भिन्नताएं रहेगी तो क्या होगा कि जीने में सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है। तापमान, जलवायु, बीमारियां आदि किसी प्रजाति से के सभी जीव को एक जैसे होंगे तो अचानक आए बदलाव से पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है। भिन्नता होने पर कुछ जीव उन बदलाव को झेल जाते हैं और जीवित रहते हैं। अगर बदलाव रहेगा तो कुछ जीव क्या है उन्हें क्या झेल सकते हैं। अब एक लिंगी और उभय लिंगी में अंतर स्पष्ट करें। एक लिंग क्या है? परिभाषा, इन फूलों में नर और मादा केवल एक ही जनन अंग होते, इसे एक लिंगी कहते हैं। मतलब एक लिंग का होना। ये ना तो नर फूल, ये या तो नर फूल होते हैं या तो मादा फूल होते हैं। परागन किस में होता है? इसमें परागन होता है, ठीक है। पर परागन होता है मतलब क्या होता है यहाँ से उड़ के दूसरे फूल में जाते हैं, क्योंकि इनमें तो एक ही फूल है, या तो नर अंग है या तो मादा अंग है। जिसमें एक लिंग में पर परागन होता है। उदाहरण पपीता, तरबूज, मक्का, ककड़ी। नेक्स्ट है उभय लिंग, मतलब 2 लिंग वाले। इसमें क्या था, नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं। इन्हें पूर्ण फूल कहते हैं। पूर्ण फूल मतलब इन्हें क्या है कि नर मादा जनन एक ही में तो फूल हो जाएगा, पूर्ण फूल, ठीक है। इसमें स्वपरागन मतलब खुद से परागन होता है, खुद के फूल नर जनन मादा जनन से। जैसे उदाहरण में गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया। आगे आते हैं लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अधिक भिन्नता क्यों होती है। संतान को डीएनए अपने माता पिता दोनों से प्राप्त होता है। डीएनए कहाँ से प्राप्त होता है? माता और पिता से। 2 अलग अलग व्यक्तियों के अनुवांशिक गुणों के मिलने से एक नया अनूठा संयोजन। जैसे कि आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा होगा कि अगर हम हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिलाते हैं तो क्या हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है? नहीं, हमें मिलता है जल H2O, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, जब माता और पिता के 2 अलग अलग गुण मिलेंगे तो उसे नया गुण मिलेगा और वो होगा अनूठा संयोजन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजक युग्मक बनने के दौरान क्रॉस ओवर की प्रक्रिया होती है। क्रॉस ओवर होता है जिसमें गुणसूत्रों के बीच जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली होती है। इससे नए गुण पैदा होते हैं। हालांकि डीएनए प्रकृति काफ़ी सटीक होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी भिन्नता को जन्म देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बिना निषेचन फल के बन सकता है?
क्या बिना निषेचन का फल बन सकता है? तो इसका उत्तर हाँ, बन सकता है। हाँ बिल्कुल, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है। क्या बिना निषेचन के फल बन सकता है? हाँ बन सकता है। इस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इस प्रक्रिया की कुछ मुख्य बात क्या है? इसमें निषेचन नहीं होता है, इसलिए ये फल आमतौर पर बीजहीन होते हैं। बीज नहीं हो तो निषेचन भी नहीं होगा। उदाहरण, केला होता है, अंगूर होता है, अनानास होता है, संतरे के कुछ किस्में होते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है। आजकल ऑक्सीन जैसे प्लांट हार्मोन का छिड़काव करके कृत्रिम रूप से ऐसे फल उगाए जाते हैं। तो ऑक्सीन जैसे प्लांट होते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या हार्मोन का छिड़काव करके कृत्रिम रूप से फल उगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल रूप से। आगे बढ़ते हैं। वीर्य में कौन कौन सी ग्रंथियां का स्राव होता है? ठीक है, वीर्य में आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो मनुष्य का जो कोशिका जब निकलता है तो उसमें क्या एक लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड, उसमें शुक्राणु भी होता है ढेर सारा, और वो जो लिक्विड होता है उसको वीर्य कहते हैं, और उसमें जो छोटा छोटा होता है ना उसको कहते हैं शुक्राणु। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि शुक्राणु, ठीक है, इसमें क्या शुक्रास है, यह वीर्य का सबसे बड़ा, मतलब लगभग 60 से 70% होता है इसमें। इसका स्राव चिपचिपा होता है, क्षारीय होता है, मतलब इसका जो है क्षारीय होता है। इसमें फ्रुक्टोज शुक्राणु को ऊर्जा देने के लिए, अब देखिए यहाँ पे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो एक चीज़ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्रुक्टोज ऊर्जा देने के लिए, आपको याद रखना ऊर्जा किस लिए दिया जाता है हम बताएंगे आगे। फ्रुक्टोज मेन है, आपको याद रखना फ्रुक्टोज। ठीक है, ये क्या कहता है? ऊर्जा देने का काम करता है। कैल्शियम और कुछ विशेष एंजाइम होते हैं इसमें। प्रोटेस्ट ग्रंथि, यह वीर्य का लगभग 20 से 30% हिस्सा होती है। इसका स्राव दूधिया और हल्का अम्लीय होता है। इसमें साइट्रिक अम्ल, फास्फेट और प्रोटेस्ट विशिष्ट एंट्रोजन होते हैं जो शुक्राणु का गतिशीलता बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि, यह ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। इनका स्राव मुख्य रूप से के दौरान मूत्र मार्ग की अम्लता को खत्म करने से और उसे चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फ्रुक्टोज पे आते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था फ्रुक्टोज। देखिए क्या होता है कि कोशिका, जो मानव कोशिका होता है, शुक्राणु में क्या फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है? ऊर्जा का काम करता है। ये हो जाता है इस पर, ठीक है, तो उसका पूछ हो गई। ये कोशिका हो गई। ठीक है, अब इसका जो है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। और यहाँ पे फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज क्या करता है? अब यहाँ देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ कहा था, ठीक है, कि ये तो यहाँ तक आ जाएगा, पर यहाँ से यहाँ आएगा कैसे? तो ये आता है, कौन आता है? तो यह आता है शुक्राणु, यहाँ से आता है। कैसे आता है? कोशिका में ऊर्जा होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। शुक्राणु में क्या फ्रुक्टोज है, यहाँ पे जो है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और फ्रुक्टोज है, ऊर्जा बनाता है फ्रुक्टोज, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ठेल करके यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ करके, और ये कम से कम क्या मतलब, अब इसके अंदर तो पूछ नहीं है, इसके अंदर में फ्रुक्टोज नहीं होता है अंडाणु में, तो ये आता कैसे? तो ये जब दबता है तो ये प्रेशर के थ्रू यहाँ से आता है। जैसे हमारा गला में क्या कि जब खाना खाते हैं तो खाना कैसे जाता है? खाना तो डायरेक्ट नहीं जाता है, खाना जाता है तो उसे निगलना पड़ता है। गला जब दबता है, अंदर में जब संकुचन होता है तो खाना नीचे जाता है। सेम यहाँ पे भी संकुचन होता है और अंडाणु यहाँ पर आ जाता है, और शुक्राणु यहाँ से एनर्जी यानी माइटोकॉन्ड्रिया फ्रुक्टोज के थ्रू यहाँ पे आके निषेचन का क्रिया करता है। आगे जाते हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन, ठीक है, कि प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? भीतर, वृषण के भीतर शुक्राणु जनन नलिका में संपन्न होती है। नलिकाओं की दीवारों में मौजूद जननिक उपकला कोशिकाएं विभाजित होकर शुक्राणु का निर्माण करती है। इस पूरी प्रक्रिया को होने में लगभग 64 से 72 दिन का समय लगता है।
वृषण शरीर के बाहर अंडकोश में क्या स्थित होते हैं? तो शुक्राणुत्पादन के लिए शरीर के सामान्य तापमान से, अब देखिए यहाँ बोला जो वृषण होता है शरीर के बाहर क्यों होता है? तो कोशिका जो मानव कोशिका होता है स्पर्म का निर्माण होने के लिए शरीर के तापमान से 2 या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ठीक है, 37 है तो 35 चलेगा, 35 या 36, 35, इसलिए वो बाहर होता है। एपिडर्मिस क्या है? ठीक है, एपिडर्मिस अर्धवृषण पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित एक लंबी कुंडली नली होती है। ठीक है, एपिडर्मिस में आकर जमा होती है। ठीक है, जब शुक्राणु वृषण से निकलते हैं तो वे अपरिपक्व और गतिहीन होते हैं। एपिडर्मिस से गुजरते समय वे परिपक्व होते हैं और तैरने तथा अंडे को निषेचित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो एपिडर्मिस से उसे क्या मिलता है? शुक्राणु को एनर्जी मिलती है एपिडर्मिस से। ठीक है, एपिडिडमिस याद रखना। यह शुक्राणु को वृषण से शुक्रवाहिका तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। यह शुक्राणुओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है जहां वे स्खलन के लिए तैयार होते हैं। एक्रोसोम क्या है? ठीक है, शुक्राणु का सिर पर एक्रोसोम का मुख्य कार्य निषेचन में मदद करता है। ये शुक्राणु है, एक मिनट, शुक्राणु है और यहाँ पे क्या होता है? एक्रोसोम होता है। ठीक है, ये कोशिकाओं के शीर्ष पर होता है, टॉप पर। इसका कार्य देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? जब शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है, यानी कि उसके अंडे ओवम के संपर्क में आता है अंडाणु के, तो एक्रोसोम से कुछ खास एंजाइम निकलते हैं शुक्राणु हरी पर। ठीक है, तो ये जब टच करता है तो ऐसे कुछ खास एंजाइम निकलते हैं। क्या कहते हैं? हाइलुरोनिक निकलते हैं, एक्रासिन निकलते हैं। ये एंजाइम अंडे के बाहरी सुरक्षात्मक परतों को गला देते हैं। ये जो परत है इसके ऊपर वो गल जाता है, अच्छे शुक्राणु आसानी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्या मतलब? अंडाणु के ऊपर भी एक कवर है और इसके ऊपर एक प्रकार का एंजाइम, जो ये दोनों एंजाइम होता है, गला के अंदर घुस जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुक्रवाहिका क्या है? यह वह नली है जो शुक्राणु को वृषण से बाहर की ओर ले जाकर रास्ता प्रदान करती है। शुक्रवाहिका क्या है? जो शुक्राणु को वृषण से बाहर ले जाने का रास्ता प्रदान करती है। दिखा देते हैं शुक्रवाहिका। यह है शुक्रवाहिका। ठीक है, यह है शुक्रवाहिका। यहाँ से शुक्राणु बाहर निकलता है शरीर से। ठीक है, यह शुक्राणु का निर्माण होता है और यहाँ से शुक्राणु निकल जाता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या महत्व है? ठीक है, प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथि पुरुषों में प्रजनन तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है जो मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इसका मुख्य महत्व प्रजनन क्षमता एवं मूत्र नियंत्रण करना, वीर्य का निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण प्रोटेस्ट ग्रंथि एक दूधिया तरल पदार्थ का स्राव करती है जो वीर्य का लगभग 20 से 30% हिस्सा बनाती है। यह तरल शुक्राणु का पोषण देता है और उन्हें सक्रिय रखने में मदद करता है ताकि वे महिला के गर्भाशय तक पहुँचे। ठीक है, शुक्राणु की गतिशीलता के लिए क्या आवश्यक है? शुक्राणु की गतिशीलता के लिए अंडे तक पहुंचने को निषेचित करने के लिए आवश्यक होती है। इसके लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक है। पहला क्या? आवश्यक पोषक तत्व तथा एंटीऑक्सीडेंट। शुक्राणु की गति को बनाए रखने के लिए विशेष विटामिन खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी और ई क्या करते हैं? ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कोशिकाओं की अखंडता को बनाए रखते हैं और गतिशीलता में सुधार लाते हैं। विटामिन B12 क्या करता है? ये शुक्राणुओं के विकास और उनकी तीव्रता गति के लिए आवश्यक है। जिंक और सेलेनियम क्या करता है? ये खनिज शुक्राणु गुणवत्ता और गतिशीलता को बढ़ाने में सहायक है। L-कार्निया या CO-Q10 क्या करता है? ये ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं जिससे शुक्राणु को तैरने में शक्ति मिलती है। ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली में छोटे बदलाव गतिशीलता को प्रभाव डालते हैं। नियमित व्यायाम करना चाहिए, वजन नियंत्रण करना चाहिए। मोटापा हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है जो गतिशीलता को कम करता है। नशीले पदार्थों से बचना चाहिए, धूम्रपान छोड़ना चाहिए और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सुधार करना चाहिए, प्राथमिक सुधार है। ठीक है,
तापमान नियंत्रण, अंडकोश का तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। लैपटॉप को गोद में लेकर रखना या टाइट अंडरवियर पहनना गतिशीलता को प्रेरित करता है। इसलिए क्या कहते हैं कि टाइट, हमारे पुराने ज़माने में क्या कि जीन्स उस नहीं पहनते थे, मतलब जो पहले जो लोग हो रहते थे, पहले के लोग धोती पहनते थे, ठीक है, टाइट चीज़ नहीं पहनते थे, वो बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते। जैविक और शारीरिक कारक, हार्मोनल संतुलन, टेस्टोस्टेरोन जहाँ हार्मोन का सही स्तर शुक्राणु उत्पादन और उनकी गति के लिए अनिवार्य है। वीर का पीएच, ठीक है, वीर का सही पीएच शुक्राणु को सक्रिय रहने और गति करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। अनुवांशिक घटक, जैसे कुछ विशिष्ट प्रोटीन शुक्राणु के पूंछ के प्रमुख घटक हैं जो उसे हिलने में मदद करते हैं। मूवमेंट में जैसे फ्रुक्टोज हो गया कोशिकाओं में। कुछ खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से गतिशील होते हैं। अखरोट और बादाम ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। केला में क्या होता है, इसमें मौजूद ब्रोमेलैन एंजाइम विटामिन B1 ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अंडे और मछली, ये प्रोटीन और ओमेगा 3 बेहतरीन स्रोत है जो शुक्राणु को स्वस्थ रखते हैं। प्राथमिक जनन और नर, अब पूछा है प्राथमिक जनन तंत्र कौन है, ठीक है, तो नर में होता है वृषण, मादा में होता है तो नर को देते हैं, ठीक है, नर मिलती है। वृषण को प्राथमिक जनन अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दो मुख्य कार्य करता है। क्या कहते हैं, शुक्राणु का निर्माण करता है वृषण, यह नर युग्मक पैदा करता है जो प्रजनन के लिए आवश्यक है। हार्मोनल का उत्पादन करता है, यह मुख्य नर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। मतलब जो शुक्राणु वृषण क्या करता है, शुक्राणु भी रखता है और एक क्या बोलते हैं कि हार्मोनल का भी उत्पादन करता है। ठीक है, अब संख्या, पुरुषों में एक जोड़ी मतलब दो वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण। स्थान कहाँ होता है, ये शरीर के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोष कहा जाता है। शरीर के बाहर होने के कारण यह शुक्राणु की बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। आकार, प्रत्येक वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। नसबंदी प्रक्रिया में क्या किया जाता है, ऊपर हमने पढ़ लिया था कि ट्यूब को बंद कर, नस को बंद कर दिया, ठीक है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, वीर्य को मिलने से रोकना, ठीक है, ताकि गर्भावस्था ना हो सके। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है, मादा जनन प्रणाली में अंडाशय के दो सबसे मुख्य कार्य क्या है, अंडों का उत्पादन करना और हार्मोनों का स्राव करना। निषेचन सामर्थ्य कहाँ होता है, निषेचन सामर्थ्य प्रक्रिया महिला के शरीर के फैलोपियन ट्यूब में होती है जिसे डिम्ब वाहिनी नली कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वो फैलोपियन ट्यूब ही तक जाता है, वहीं पे निषेचन क्रिया होती है, ठीक है। आगे, ठीक है, गर्भावस्था की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, गर्भावस्था सबसे आंतरिक परत को कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। यह परत मासिक धर्म चक्र के दौरान बदलती रहती है और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में अंडाणु और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है, ठीक है। पूछ रहा है कि फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में अंडाणु और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से साबित होता है, तो मादा लिंग हार्मोनल एस्ट्रोजन का स्राव मुख्य रूप से अंडाशय के द्वारा होता है, ठीक है। प्रजनन प्रणाली, आगे आता है, प्रजनन प्रणाली में इसकी भूमिका और इसके अन्य स्रोतों के बारे में मुख्य जानकारी नीचे दी गई। प्राथमिक स्रोत क्या है, अंडाशय, ठीक है। प्रजनन आयु के दौरान अंडाशय एस्ट्रोजन का उत्पादन मुख्य केंद्र होते हैं। ये अंडाशय में स्थित फॉलिकल्स और ओव्यूल्स के बाद कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होते हैं। प्रोस्टेस्ट्रोजन का हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, ये क्या काम करता है, ये हार्मोन का मुख्य कार्य है गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करना और उसे बनाए रखना। इसे अक्सर प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। किसे कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह भ्रूण के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। ओवम क्या है, ओवम का जीवन काल कितना होता है, अंडाणु का जीवन काल कितना होता है, अंडाणु जीवन काल बाहर निकलने के बाद 12 से 24 घंटे का होता है। मतलब अंडाणु से निकलने के बाद अंडाशय का जो ओवम होता है उसका जीवन काल 12 से 24 घंटे का होता है। नसबंदी क्या है,
स्त्री नसबंदी में, जिसे चिकित्सा भाषा में ट्यूबोकोटॉमी या ट्यूबरल लाइगेशन भी कहा जाता है, महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक का एक स्थायी शल्य चिकित्सा, मतलब कि एक सर्जिकल है। ट्यूबोकोटॉमी क्या है और यह कैसे काम करती है? इस प्रक्रिया में महिला की फैलोपियन ट्यूब को काट कर या बांध कर क्लिप लगाकर स्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया जाता है। युग्मनज और जायगोट का निर्माण कैसे होते हैं? ठीक है,